वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग बहमनी सल्तनत को पढ़ रहे थे, जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और उस बहमनी साम्राज्य में हम लोगों ने इसके सभी शासकों को पूरा डिटेल में देख लिया। और उसके बाद अब हम लोग चूंकि प्रांतों में बट गया था 5 प्रांतों में, जिसमें एक था बरीद शाही राजवंश, इमाद शाही राजवंश, आदिल शाही राजवंश, निजाम शाही। तो इस प्रकार बारी बारी से सभी को हम लोग देखेंगे, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब है कि जितने सारे शासक हुए, उनके कार्य हुए, उन सभी को हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वरीद शाही राजवंश को। वरीद शाही राजवंश जिसका शासन काल 1487 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक हुआ था। तो 1487 से 1619 ईस्वी तक वरीद शाही राजवंश का ये बहमनी साम्राज्य में शासन था। इसकी राजधानी बीदर दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक, जो जिसे दक्कन का इलाका कहते हैं, वहां पर था। तो इसकी राजधानी बीदर दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक अर्थात दक्कन में था। इसका संस्थापक कासिम बरीद, जिसे प्यार से अमीर अली बरीद भी कहा जाता था। तो इसका संस्थापक कौन था? कासिम बरीद, जो कि एक वजीर हुआ करता था, याद रखेंगे, बहमनी वंश का। तो बरीद परिवार के सदस्य मुस्लिम बहमनी वंश के सुल्तान एवं मंत्री। तो जो वरीद परिवार के सदस्य थे वे मुस्लिम बहमनी वंश के क्या थे? तो सुल्तान एवं मंत्री थे। और उसी मंत्री में एक मंत्री था कासिम वरीद, अर्थात यह एक वजीर था। 1492 ईस्वी में बहमनी राज्य का विखंडन के बाद इसकी स्थापना हुई। हमने बताया था कि 1492 ईस्वी में 5 भागों में अहमदनगर, बीजापुर, वरार, गोलकुंडा और बीदर में इस बहमनी साम्राज्य का विभाजन होता है। तो उसी विभाजन के बाद एक नया प्रांत बना जिसका नाम था वरीद शाही राजवंश और उसकी राजधानी बनी बीदर। कासिम बरीद का एक और नाम था बरीद उल मुल्क। तो कासिम बरीद का एक और नाम था बरीद उल मुल्क। कासिम बरीद के बाद बरीद शाही वंश का अगला सुल्तान इसका पुत्र बना, जिसका नाम था अमीर बरीद। और 1539 ईस्वी में अमीर बरीद का पुत्र अली बरीद अगला सुल्तान बना। अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला वरीद शाही वंश का पहला शासक था और इसका शासनकाल था 1504 से 1542 ईस्वी। तो कासिम बरीद के बाद जो बरीद शाही वंश का अगला सुल्तान बना, उसका नाम था अमीर बरीद, जो कि कासिम बरीद का पुत्र था। 1539 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका पुत्र अली बरीद अगला सुल्तान बनता है, जो अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला पहला वरीद शाही शासक बनता है। याद रखेंगे, अपने आप को सुल्तान घोषित करने वाला वरीद शाही वंश का वह पहला शासक था। वास्तविक सत्ता यह 1504 में ही प्राप्त कर लिया और 1542 ईस्वी तक इसका शासन रहा। याद रखेंगे, 1619 ईस्वी में वरीद शाही वंश बीदर का बीजापुर में मिलने के बाद समाप्ति। तो 1619 ईस्वी में इस वरीद शाही वंश को बीजापुर में मिला लिया जाता है और उसके बाद इस वरीद शाही वंश की समाप्ति हो जाती है। तो 1619 ईस्वी में वरीद शाही वंश का जो बीदर था वह बीजापुर में मिल गया, बीजापुर में शामिल हो गया। उसके बाद यह वरीद शाही राजवंश की समाप्ति हो गई। कासिम बरीद निजामुल मुल्क और इमादुल मुल्क का कलीमुल्ला के शासन काल में सारी शक्ति पर कब्जा। निजामुल मुल्क और कासिम बरीद के अत्याचार से तंग आकर
इमादुल मुल्क वर्दा में अपनी हवेली रवाना हो गया। वर्दा या फिर बरार याद रखेंगे। और इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की थी, इमादुल मुल्क ने। तो वर्दा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बरार बोलते हैं। पर निजामुल मुल्क के द्वारा तेलंगाना पर हमले के बाद कासिम बरीद के द्वारा हत्या और इसी दौरान बीजापुर, अहमदनगर और बरार क्या हो गए, तो स्वतंत्र हो गए। तो अहमदनगर की स्थापना, अहमदनगर का यह वजीर था, एक तरह से कह सकते हैं सुल्तान था, निजामुल मुल्क। और बरार का कौन था, तो इमादुल मुल्क। जबकि इस बीजापुर का कौन था, तो निजामुल मुल्क। तो ये सभी वजीर हुआ करते थे और इन सभी का उस समय कब्जा था। तो कासिम बरीद, निजामुल मुल्क और इमादुल मुल्क का कलीमुल्ला के शासनकाल में सारी शक्ति पर कब्जा था। ये सभी जो थे, ये सभी वजीर थे कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य में। जब कलीमुल्ला जो कि इस बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो उस समय ये तीनों कासिम बरीद, निजामुल मुल्क और इमादुल मुल्क कलीमुल्ला के शासन काल में उसकी सारी शक्ति पर इनका कब्जा था। निजामुल मुल्क और कासिम बरीद के अत्याचार से तंग होकर जो इमादुल मुल्क था, वह वर्दा या फिर बरार, वहां पर उसकी हवेली थी, वह वहां पे चला गया। पर निजामुल मुल्क के द्वारा तेलंगाना पर हमले के दौरान कासिम बरीद के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और इसी दौरान बीजापुर, अहमदनगर और बरार क्या हो जाते हैं, तो स्वतंत्र हो जाते हैं। कासिम बरीद को यूसुफ आदिल शाह के द्वारा रोबाहे दक्कन अर्थात दक्षिण का लोमड़ी की संज्ञा, हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि कासिम बरीद को दक्षिण का लोमड़ी कहा गया था, अर्थात काफी चतुर। तो कासिम बरीद को यह शब्द किसने दिया, तो यूसुफ आदिल शाह ने, जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे। तो कासिम बरीद को यूसुफ आदिल शाह के द्वारा रोबाहे दक्कन की उपाधि मिली, अर्थात दक्षिण की लोमड़ी की संज्ञा। रोबाहे दक्कन का मतलब होता है दक्षिण का लोमड़ी। 1529 ईस्वी में इस्माइल आदिल शाह, जो कि एक बीजापुर का सुल्तान था, के द्वारा अली बरीद को कैद कर लिया जाता है। पर इस्माइल आदिल शाह के द्वारा बीदर पर कब्जा करने के बाद अमीर अली वारिद बीजापुर के रईस के रूप में क्या हो जाता है, तो रिहा हो जाता है, याद रखेंगे। तो 1529 ईस्वी में इस्माइल आदिल शाह, जो कि बीजापुर का सुल्तान था, तो उसने अली बरीद को कैद कर लिया। अली बरीद को क्या कर लिया, तो कैद कर लिया। लेकिन जब इस्माइल आदिल शाह ने बीदर पर कब्जा किया, तो इस कब्जा करने के बाद अमीर अली बरीद को उसने क्या कर दिया, बीजापुर के रईस के रूप में रिहा किया। कि रिहा तो किया, लेकिन किस रूप में, तो उसने कहा कि यह बीजापुर का एक रईस आदमी है, तो इस रूप में उसने क्या किया, तो उसे रिहा कर दिया अली वारिद को। तो 1529 ईस्वी में इस्माइल आदिल शाह, जो कि बीजापुर का सुल्तान था, उसके द्वारा अली वारिद को कैद कर लिया जाता है। पर इस्माइल आदिल शाह के द्वारा बीदर पर कब्जा करने के बाद अमीर अली वारिद बीजापुर के रईस के रूप में रिहा हो जाता है। 1540 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह के खिलाफ अली वारिद के द्वारा निजाम शाह के अभियान में सहायता एवं संधि, पर दोनों की आदिल शाही ताकतों से पराजय। तो 1540 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह के खिलाफ अली वारिद ने निजाम शाह के अभियान में सहायता किया और उसके साथ संधि कर लिया, लेकिन आदिल शाही ताकतों से दोनों की क्या हो गई, तो पराजय हो गई। तो 1540 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह के खिलाफ निजाम शाह और अली वारिद ने एक संधि किया और मिलकर उस पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों को इस आदिल शाही ताकतों ने क्या कर दिया, तो पराजित कर दिया।
1542 ईस्वी में अली वरीद की दौलताबाग में मृत्यु। तो 1542 ईस्वी में अली वरीद की कहां पर मृत्यु हो जाती है? तो दौलताबाग में। याद रखेंगे 1542 ईस्वी में अली वरीद की मृत्यु हो जाती है दौलताबाग में। अली वरीद के बाद वरीद शाही वंश का अगला सुल्तान अली वरीद शाह, जिसका शासनकाल 1542 से 1580 ईस्वी तक था, जो एक विशेषज्ञ सुल्तान था और सिंहासन पर बैठने के बाद बुरहान निजाम शाह के साथ मिलकर विजयनगर के राजा सदाशिव राय पर हमला कर दिया। अली वारिद शाह नाम के पहले व्यक्ति था किसका? तो इस वरीद शाही राजवंश का। तो अली वारिद के बाद वरीद शाही वंश का अगला सुल्तान कौन बना? तो अली वारिद शाह बना। अली वारिद शाह बना, जिसका शासनकाल 1542 से 1580 ईस्वी तक था। यह एक विशेषज्ञ सुल्तान था, अर्थात पक्का सुल्तान था, और सिंहासन पर बैठने के बाद ही बुरहान निजाम शाह के साथ मिलकर, जो कि निजाम शाही वंश का संस्थापक था, तो अब विजयनगर के राजा सदाशिव राय पर हमला किया। अली वारिद शाह, और इसमें क्या हो गया? तो अब विजय हो गया। याद रखेंगे अली वारिद शाह जो था, शाह नाम का एक पहला व्यक्ति था इस वरीद शाही राजवंश का। 1546 से 1547 ईस्वी में अली वारिद का बुरहान निजाम शाह के द्वारा पराजय एवं बुरहान निजाम शाह का औसा, उदगिर और कंधार पर कब्जा। तो 1546 से 1547 ईस्वी में अली वारिद ने बुरहान निजाम के साथ अली वारिद को बुरहान निजाम शाह ने क्या कर दिया? तो पराजित कर दिया, और बुरहान निजाम शाह ने औसा, उदगिर और कंधार पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे कि 1546 से 1547 ईस्वी में अली वारिद का बुरहान निजाम शाह के द्वारा पराजय एवं बुरहान निजाम शाह का औसा, उदगिर और कंधार पर कब्जा हो गया। 1570 ईस्वी में मुर्तजा बुरहान शाह, या फिर उसे बुरहान निजाम शाह भी कहते हैं, मुर्तजा बुरहान शाह भी कहते हैं, तो उसके द्वारा बरहद या फिर बरार, तो बरहद या बरार राज्य पर हमला किया गया, और बरहद राज्य के प्रतिनिधि तूफान खान के द्वारा अली वारिद शाह से मदद की मांग, और अली वारिद शाह का मदद करने से इनकार कर दिया गया। तो 1570 ईस्वी में बुरहान निजाम शाह ने या फिर मुर्तजा निजाम शाह ने बरहद राज्य या फिर बरार राज्य पर हमला किया, और वहां के राज्य प्रतिनिधि तूफान खान ने क्या किया? तो अली वारिद शाह से मदद मांगी बीदर में जाकर, लेकिन अली वारिद शाह ने मदद करने से क्या कर दिया? तो इनकार कर दिया। याद रखेंगे 1574 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह का बीदर पर हमला और अली वारिद की यूसुफ आदिल शाह से सहायता की मांग, लेकिन यूसुफ आदिल शाह के सहायता के बावजूद भी क्या हो गई इसकी? तो पराजय हो गई। लेकिन निजाम शाह ने बीदर पर घेरा बनाए रखा। तो 1574 ईस्वी में मुर्तजा निजाम शाह ने बीदर पर हमला किया, जो कि निजाम शाही वंश का शासक सुल्तान था, तो उसने बीदर पर हमला किया, और अली वारिद ने यूसुफ आदिल शाह से सहायता की मांग की, जो कि आदिल शाही वंश का संस्थापक था। लेकिन यूसुफ आदिल शाह की सहायता के बावजूद भी इस निजाम शाह ने उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन निजाम शाह ने बीदर पर अपना घेरा को क्या किया? बनाए रखा। याद रखेंगे 1580 ईस्वी में अली वारिद शाह की मृत्यु के बाद वरीद शाही वंश का अगला सुल्तान कौन बना? तो इब्राहिम वारिद शाह, जिसका शासनकाल 1580 से 1586 ईस्वी तक था। उसके बाद कासिम वारिद शाह, जिसका शासनकाल 1586 से 1589 ईस्वी तक था, और उसके बाद अमीर वरीद, जिसका शासनकाल 1589 से 1601 ईस्वी तक था।
अमीर वरीद को हैदराबाद के भावनगर में ले जाया गया। अमीर जो वरीद था उसे हैदराबाद के भावनगर में ले जाया गया। इसके बाद जो अंतिम सुल्तान था उसके बारे में इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, लेकिन 1619 ईस्वी तक उसका शासन था। तो अमीर वरीद के तांबे के सिक्के उपलब्ध। अमीर वरीद को हैदराबाद के भावनगर में ले जाया गया। तो यहीं तक साक्ष्य मिला अमीर वरीद के तांबे के सिक्के से प्राप्त हुआ कि इसका शासन काल था 1589 से 1601 ईस्वी तक। तो इसी के तांबे के सिक्के उपलब्ध हुए और इसे हैदराबाद के भावनगर में ले जाया गया। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1619 ईस्वी में बीजापुर में बीदर को शामिल कर वरीद शाही राजवंश की समाप्ति। तो 1619 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने 1619 ईस्वी में बीजापुर में बीदर को शामिल कर लिया और इस प्रकार वरीद शाही राजवंश की समाप्ति हो गई। याद रखेंगे। वरीद शाही राजवंश के दौरान इंडो सरे सैनिक वास्तुकला के द्वारा शानदार सुलेखों के साथ कई मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण। तो वरीद शाही राजवंश के दौरान एक वास्तुकला का प्रचार हुआ जिसको इंडो सरे सैनिक वास्तुकला कहा जाता है। उसके द्वारा शानदार सुलेखों के साथ अर्थात अच्छे लेख के द्वारा कई मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण किया गया। तो वरीद शाही राजवंश के दौरान इंडो सरे सैनिक वास्तुकला, याद रखेंगे, इंडो सराय सैनिक वास्तुकला के दौरान उसके द्वारा शानदार सुलेखों के साथ अच्छा अर्थात अच्छे लेख के द्वारा अच्छी लिखावट के द्वारा कई मस्जिदों एवं दरगाहों का निर्माण किया गया। बीदर और कल्याणी को वसव कल्याण भी कहा जाता है, हमने बताया है। तो में 2 किले का निर्माण किया गया। तो वरीद शाही राजवंश के दौरान बीदर और कल्याणी अर्थात वसव कल्याण में 2 किलों का निर्माण किया गया, 2 दुर्गों का निर्माण किया गया। महमूद शाह के द्वारा बीदर किले के गुंबद गेट के पास शाह बुर्ज का निर्माण। तो महमूद शाह ने बीदर किले के गुंबद गेट के पास शाह बुर्ज का निर्माण किया। याद रखेंगे कि महमूद शाह के द्वारा बीदर किले के गुंबद गेट के पास शाह बुर्ज का निर्माण किया गया। महमूद शाह के द्वारा एक सारज नामक किले के द्वार का निर्माण और उस पर बाघों की 2 शानदार और सुंदर छवियों का चित्रण किया गया। तो महमूद शाह ने सारज नामक एक किले का निर्माण किया और उस पर बाघों की 2 शानदार और सुंदर छवियों का भी चित्रण अंकित करवाया। याद रखेंगे कि महमूद शाह के द्वारा सारज नामक एक किले के द्वार का निर्माण कराया गया और उस पर बाघों की 2 शानदार और सुंदर छवियों का चित्रण अंकित कराया गया। महमूद शाह के द्वारा सारज के किले के दरवाजे के सामने एक लेख लिखकर सुंदर फर्श का निर्माण किया गया। अष्टुर में महमूद शाह की शानदार कब्र बनाई गई। तो महमूद शाह के द्वारा सारज के किले के दरवाजे के सामने एक लेख लिखकर सुंदर फर्श का निर्माण किया गया। फर्श पर सुलेख से बहुत ही अच्छी आकृति बनाई गई। याद रखेंगे किस किले में? तो सारज के किले में, जिसका निर्माण महमूद शाह ने करवाया था। तो महमूद शाह के द्वारा सारज के किले के दरवाजे के सामने एक लेख लिखकर सुंदर फर्श का निर्माण। अष्टूर में महमूद शाह की शानदार कब्र का निर्माण किया गया। तो इस महमूद शाह की कब्र कहां पे है? तो अष्टूर में, जो कि काफी सुंदर है। अली वारिद एक कलात्मक सुल्तान था और कविता और सुलेख से उसे प्यार था।
बीदर में उसकी कब्र और उसके द्वारा बनाया गया रंगीन महल उल्लेख दर्शनीय है, याद रखेंगे। तो अली वारिद एक कलात्मक सुल्तान था, अर्थात उसे कला से काफी प्रेम था और सुलेख से प्यार था, अर्थात अच्छी लिखावट से प्यार था। दरगाह में, मस्जिद में वो क्या करता था, फर्श पर, दीवारों पर बहुत ही सुंदर लिखावट लिखता था। तो सुलेख से प्यार था और उसकी कब्र कहां पे बनाई गई, तो बीदर में, और उसके द्वारा बनाया गया रंगीन महल एक दर्शनीय स्थल है। तो उसने एक रंगीन महल का भी बीदर में निर्माण किया। तो अली वारिद एक कलात्मक सुल्तान था और उसे कविता और सुलेख से प्यार था, अर्थात अच्छा लिखावट से प्यार था, और उसकी कब्र बीदर में बनाई गई और उसके द्वारा बनाया गया रंगीन महल काफी दर्शनीय स्थल है। तो यह तो था वरीद शाही राजवंश। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमाद शाही राजवंश, आदिल शाही राजवंश, निजाम शाही राजवंश, कुतुब शाही राजवंश। तो इसको हम लोग देखेंगे कुछ समय के बाद, और एक इसका स्क्रीनशॉट लें। सो वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग इस मध्यकालीन भारत के बहमनी साम्राज्य के वरीद शाही वंश को हम लोग कंटिन्यू करें। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब का बीदर पर कब्जा तथा 1686 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य में शामिल। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने बीदर पर कब्जा कर लिया और 1686 ईस्वी में औपचारिक रूप से यह जो बीदर था वह मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया, याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य में के विघटन के समय 1724 ईस्वी में बीदर हैदराबाद के निजाम के हाथों में चला गया। 1956 ईस्वी में हैदराबाद प्रांत के विभाजन के बाद बीदर और मैसूर जो कि वर्तमान कर्नाटक है, वे दोनों अलग हो गए। बीदर नगर कहां पे है, तो मंजीरा नदी के तट पर स्थित था, याद रखेंगे। तो मुगल साम्राज्य का जब विघटन हो गया था 1724 ईस्वी में, तो बीदर हैदराबाद के निजाम के हाथों में चला गया। 1956 में, बाद में 1956 ईस्वी में हैदराबाद प्रांत का जब विभाजन हुआ, तो इस विभाजन के बाद बीदर और मैसूर दोनों अलग अलग हो गए। मैसूर जो कि वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है वह बन गया, और यह जो बीदर था वह मंजीरा नदी के तट पर स्थित है। वरीद शाही वंश का संस्थापक कासिम वरीद जजिया का तुर्क, जिसका सुंदर हस्तलेखन था और एक कुशल संगीतज्ञ था। तो हमने बताया था कि जो वरीद शाही वंश का संस्थापक था कासिम वरीद, वह जजिया का तुर्क मुसलमान था और उसकी लिखावट काफी अच्छी थी, हस्तलेखन काफी सुंदर थी, और वह एक कुशल संगीतज्ञ था, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन था, याद रखेंगे। वरीद शाही वंश का तीसरा शासक अली वरीद अपनी चतुराई के कारण रुबये दक्कन के नाम से प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट है। तो वरीद शाही वंश का जो तीसरा शासक था अली वरीद, वह काफी चतुर था और इसी चतुराई के कारण उसे एक उपाधि दी गई, रुबये दक्कन के नाम से प्रसिद्ध था। बीदर के महल की तारीफ में 2 कसीदे लिखने के लिए अजारी शेख नामक शायर को खुरासान के नवे बहमनी सुल्तान अहमद के द्वारा बहुत सारा धन की प्राप्ति। तो बीदर के महल की तारीफ में 2 कसीदे लिखने वाले, अर्थात 2 वाक्य लिखने वाले अजारी शेख नामक एक शायर को खुरासान के नवे बहमनी सुल्तान अहमद ने बहुत सारा धन दिया, याद रखेंगे कि बीदर के महल की तारीफ में 2 कसीदे लिखने के लिए अजारी शेख नामक शायर को खुरासान के नवे बहमनी सुल्तान अहमद ने बहुत सारा धन दिया। बीदर के इतिहास में अनेक किंवदंतियों तथा पीर, जिनों तथा परियों की कहानियों का मिश्रण
यहाँ सुल्तानों के मकबरों के अतिरिक्त मुसलमान संतों की कई समाधियां भी बनाई गई। तो बीदर के इतिहास में अनेक कहावतें हैं जिसमें पीर, जिन्न और परियों की कहानियों का मिश्रण है। यहाँ सुल्तानों के मकबरों के अतिरिक्त मुसलमान संतों की भी कई समाधियां बनाई गई, याद रखेंगे। बीदर के ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे अधिक सुंदर अहमद शाह वली का मकबरा, जिसमें दीवारों एवं छतों पर सुंदर फारसी शैली का नक्काशी तथा नीली और सिंदूरी रंग की पार्श्वभूमि पर सूफी दर्शन के अनेक लेख अंकित किए गए। इन लेखों पर तत्कालीन हिंदू भक्ति तथा वेदांत का छाप है तथा इस मकबरे की दक्षिण ओर की दीवार पर मोहम्मद और अहमद ये दो नाम हिंदू वास्तविक चिन्ह के रूप में लिखा गया है। तो बीदर के ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे अधिक सुंदर यदि कोई स्मारक है तो अहमद शाह वली का मकबरा है, जिसमें दीवारों एवं छतों पर सुंदर फारसी शैली का नक्काशी बनाया गया है और नीली और सिंदूरी रंग की पार्श्वभूमि पर सूफी दर्शन के अनेक लेख लिखे गए हैं। इन लेखों पर तत्कालीन हिंदू भक्ति तथा वेदांत का छाप लिखा गया है और इस मकबरे के दक्षिण की ओर की दीवार पर मोहम्मद और अहमद ये दो नाम हिंदू वास्तविक चिन्ह के रूप में लिखे गए हैं, याद रखेंगे। बीदर बर्तन निर्माण का व्यवसायिक केंद्र, यह जो बीदर आज भी बीदर जो है वह बर्तन निर्माण का व्यवसायिक केंद्र है और उस समय जो बहमनी साम्राज्य था, जो वरीद शाही राज्य था, तो उस समय भी यह बर्तन बनाने का व्यवसायिक केंद्र था, जहां पे सुंदर सुंदर नक्काशियों के द्वारा चांदी के बर्तन बनाए जाते थे, जिनकी आकृति जो थी वह चतुर्भुजाकार होती थी। तो बीदर बर्तन निर्माण का क्या था, तो व्यवसायिक केंद्र था और आज भी है। 1429 से 1432 ईस्वी के बीच अहमद शाह वली के द्वारा बीदर के किले का निर्माण, इसके पहले इस स्थान पर हिंदू कालीन दुर्ग हुआ करता था। बीदर के किले का जीर्णोद्धार निजाम शाह बहमनी के द्वारा किया गया। कब? 1461 से 1463 ईस्वी के बीच। किले के दक्षिण में 3, उत्तर में 2 और शेष दिशाओं में केवल एक खाई था। दीवारों में 7 फाटक थे और कई भवन थे। तो 1429 से 1432 ईस्वी के बीच अहमद शाह वली ने बीदर के किले का निर्माण किया। इसके पहले इस स्थान पर हिंदू कालीन दुर्ग हुआ करता था, हिंदू कालीन एक किला हुआ करता था। बाद में इस बीदर के किले का जीर्णोद्धार किसने किया? तो निजाम शाह बहमनी ने। कब? तो 1461 से 1463 ईस्वी के बीच। इस किले के दक्षिण में 3, उत्तर में 2 और शेष दिशाओं में एक एक खाई बना हुआ है। इसके दीवारों में 7 फाटक हैं और इसके अंदर में कई भवन भी हैं। इसके बाद बीदर में कौन कौन से महल बने इस बहमनी साम्राज्य में और इस वरीद शाही वंश में? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है रंगीन महल। यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे। रंगीन महल ईंट, पत्थर तथा लकड़ी का सुंदर प्रयोग और सीपियां जड़ी हुई वास्तुकर्म बहमनी एवं बारीद कला का था। तो रंगीन महल बनाया गया बीदर में, जिसमें ईंट, पत्थर और लकड़ी का सुंदर प्रयोग किया गया। लकड़ी, ईंट और पत्थर का प्रयोग करके सुंदर नक्काशी बनाया गया, जिसमें सीपियां जड़ी हुई थी। सीपियां अर्थात मोती। इसका जो वास्तुकर्म था बहमनी और बरीद दोनों काल का सम्मिश्रण था, अर्थात इसमें बहमनी साम्राज्य के कला का भी मिश्रण था और बरीद काल के कला का भी मिश्रण था, याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगला जो है महल, उसका नाम था तुर्कास महल। तुर्कास महल किसी बहमनी सुल्तान के बेगम के लिए निर्मित और इसमें बरीद कला की भी छाप।
तो यह जो तुर्कास महल था किसी बहमनी सुल्तान के बेगम के लिए निर्माण किया गया था, जिसमें बरीद कला की छाप दिखाई पड़ती है, अर्थात बरीद वंश में इसका निर्माण हुआ था, बरीद शाही वंश में इसका निर्माण हुआ था। तो तुर्कास महल किसी बहमनी सुल्तान के बेगम के लिए निर्मित था और इसमें बरीद कला की छाप मिलती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है गगन महल, बहमनी सुल्तानों के द्वारा निर्मित एवं बरीदी शासकों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। तो गगन महल का निर्माण बहमनी सुल्तानों ने किया, जबकि इसका विस्तार किसके द्वारा हुआ, तो बरीदी शासकों के द्वारा, अर्थात बरीद शाही वंश के शासकों के द्वारा। तो गगन महल जो कि बहमनी सुल्तानों के द्वारा निर्मित था और बरीदी शासकों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। उसके बाद जाली महल, जाली महल जो था वह पत्थर की जाली युक्त एक सभागृह थी। तो जाली महल का भी निर्माण किया गया इस बीदर में, जो कि पत्थर की जाली युक्त एक सभागृह थी, पत्थर से बना हुआ था और जालीदार एक सभागृह था, जहां पे बीदर में कई सारी महत्वपूर्ण टॉपिक पर सभा होती थी। किसमें, तो जाली महल में। उसके बाद तख्त महल, जिसका निर्माता था अहमद शाह वली, एक भव्य एवं सुंदर महल। तो तख्त महल जिसका निर्माण किया अहमद शाह वली ने, एक भव्य एवं सुंदर महल था। बीदर के अन्य प्रसिद्ध निर्माण में कौन कौन है, तो हजार कोठरी जो एक प्रकार का तहखाना था। याद रखेंगे, बीदर के अन्य प्रसिद्ध निर्माण में एक तख्त महल था, तख्त महल जो एक तहखाना था। 16 खंभा मस्जिद, 16 खंभा मस्जिद जो 16 खंभों पर टिका हुआ एक मस्जिद था, जहां 1556 ईस्वी में 1656 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां के नाम से एक खुतबा पढ़वाया गया। यह भारत की विशाल मस्जिदों में से एक है। एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण कुबली सुल्तानों के द्वारा किया गया, सुल्तान मोहम्मद बहमनी के शासनकाल में। तो बीदर के अन्य प्रसिद्ध निर्माण में कौन कौन, तो हजार कोठरी जो एक प्रकार का तहखाना था। उसके बाद 16 खंभा मस्जिद, 16 खंभा मस्जिद 16 खंभों पर टिका हुआ एक मस्जिद है, जहां 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां के नाम पर एक खुतबा पढ़वाया था। खुतबा अर्थात उसकी प्रशंसा में एक अभिलेख पढ़वाया था। उसके बाद यह भारत की विशाल मस्जिदों में से एक है। एक अभिलेख में क्या लिखा गया कि इसका निर्माण कुबली सुल्तानों ने किया था मोहम्मद बहमनी के शासनकाल में। याद रखेंगे। उसके बाद वीर संगैया का प्राचीन शिव मंदिर, वीर संगैया का प्राचीन शिव मंदिर किले के अंदर एक हिंदू कालीन स्मारक थी। तो एक और प्रसिद्ध महल था, मंदिर था वीर संगैया का प्राचीन शिव मंदिर, जिसके इसके किले के अंदर एक हिंदू कालीन स्मारक था। बीदर का एक प्रमुख बहमनी इमारत वहां का मदरसा था, जिसका निर्माण 1472 से 1481 ईस्वी के बीच हुआ था। किसके द्वारा, तो महमूद गवाह के द्वारा। उसने खुद इसे बनाया था। तो बीदर का एक प्रमुख बहमनी इमारत वहां का मदरसा था, जिसका निर्माण 1472 से 1481 ईस्वी के बीच प्रसिद्ध वजीर प्रधानमंत्री जिसका नाम था महमूद गवाह, जो एक बेहद ही महत्वाकांक्षी और चालाक वजीर था, तो उसने किया था 1472 से 1481 ईस्वी के बीच। बीदर के पूर्वी हिस्से में 8 बहमनी शासकों के गुंबद नुमा मकबरे तथा पश्चिम में बरार के सुल्तानों की शाही कब्रगाह। तो बीदर के पूर्वी हिस्से में 8 बहमनी शासकों के गुंबद नुमा मकबरे हैं तथा पश्चिम में बरार के सुल्तानों की शाही कब्रगाह भी है। 14वीं शताब्दी से ही बीदर चांदी के तारों से फूल पत्ती और ज्यामितीय आकृति निर्मित धातु की दमिश्क वस्तुएं एवं बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो 14वीं शताब्दी से ही जो बीदर था वह चांदी के तारों से
फूल पत्ती और ज्यामितीय आकृति निर्मित धातु की दमिश्क वस्तुएं और बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। दमिश्क यानी कि कीमती वस्तुएं, याद रखेंगे। अभी हमने बताया था बीदर के स्मारक। तो बीदर में कौन कौन से इस बहमनी साम्राज्य और वरीद शाही वंश में स्मारक बनाए गए? तो पहला तो चौबारा। चौबारा जो था किसी प्राचीन मंदिर का एक दीप स्तंभ था, अर्थात यहाँ पे दिए जलाए जाते थे। एक प्रकार का स्तंभ था जहां कई दिए जलाए जाते थे। तो चौबारा जहां पे इस प्रकार के आकृति थे 4 भागों में, तो इस कोने पे, चारों कोने पे दिए जलाए जाते थे, इसका नाम था चौबारा। तो चौबारा किसी प्राचीन मंदिर का क्या था? एक दीप स्तंभ था। तो यह भी इस बहमनी साम्राज्य में निर्मित किया गया बीदर में। उसके बाद महमूद गवाह के द्वारा निर्मित ऐतिहासिक मकबरा। महमूद गवाह का मकबरा, जिसे तख्ते किरमानी भी कहा जाता है, तो महमूद गवाह ने मदरसा का भी निर्माण कराया और उसने एक मकबरा का भी निर्माण कराया। तो महमूद गवाह के मकबरे को तख्ते किरमानी कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो महमूद गवाह का मकबरा क्या कहलाया? तो तख्ते किरमानी। बीदर से 2.5 मील दूर नीम के पेड़ की छाया में इसका संबंध संत खलीलुल्लाह से, और स्तंभ हिंदू मंदिर के स्तंभ शैली से निर्मित। तो यह जो तख्ते किरमानी था वह बीदर से 2.5 मील दूर नीम के पेड़ की छाया में निर्मित है और इसका संबंध संत खलीलुल्लाह से है। और यह जो स्तंभ था वह हिंदू मंदिर के स्तंभ शैली में निर्मित किया गया। उसके बाद काली मस्जिद 1604 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में यह पत्थर से निर्मित किया गया था। तो काली मस्जिद का निर्माण बीदर में 1604 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में पत्थर से बनाया गया था। फखरुल मुल्क जिलानी का चबूतरे पर बना एक विशाल मकबरा। तो यह जो काली मस्जिद था वह फखरुल मुल्क जिलानी का चबूतरे पर बना एक विशाल मकबरा था। तो किसके आधार, किस पर बना था यह? तो फखरुल मुल्क जिलानी का बना हुआ, चबूतरे पर बना हुआ यह एक विशाल मकबरा था। उसके बाद नाई का मकबरा, यह मकबरा दिल्ली के सुल्तानों की मकबरे शैली पर निर्मित। तो एक और मकबरा बना नाई का मकबरा, जो कि दिल्ली के सुल्तानों के मकबरे की शैली पर निर्मित किया गया। उसके बाद कुत्ते का मकबरा फरिश्ता के अनुसार उदगीर मार्ग पर निर्मित एवं अहमद शाह वली से संबंधित। तो फरिश्ता ने क्या कहा कि यह जो कुत्ते का मकबरा था वह उदगीर मार्ग पर निर्मित किया गया और यह अहमद शाह वली के शासन काल में इसका निर्माण हुआ। इसके बाद बीदर के स्तंभ। तो बीदर में कौन कौन से इस बहमनी साम्राज्य और वरीद शाही वंश में स्तंभों का निर्माण हुआ उसे हम लोग देखें। तो उदगीर जाने वाली सड़क पर 4 स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसे रणखंभ के नाम से प्रसिद्ध किया गया। तो उदगीर जाने वाली सड़क पर 4 स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसे रणखंभ कहा गया। क्या? रणखंभ, जिसमें 2 खंभे एक स्थान पर, जबकि 2 591 गज की दूरी पर। इस स्तंभ के द्वारा बरीदी सुल्तानों के मकबरे के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण होता है। तो उदगीर जाने वाली सड़क पर 4 स्तंभ, जिसे रणखंभ के नाम से जाना जाता है, तो उसका निर्माण किया गया इस बीदर काल में, इस वरीद शाही साम्राज्य में। और इस रणखंभ में 2 खंभे एक स्थान पर हैं, जबकि बाकी जो 2 खंभे हैं वे 591 गज की दूरी पर स्थित हैं। 591 गज की दूरी पर इस स्तंभ के द्वारा बरीदी सुल्तानों के मकबरों की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं का निर्धारण होता है। तो यह जो स्तंभ है वह
बरीदी सुल्तानों के मकबरे के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से दोनों को क्या करता है, तो अलग करता है। याद रखेंगे बीदर के कृषि एवं खनिज, तो उस समय बीदर में कौन कौन सी कृषि एवं खनिज उत्पादित होते थे, तो करंजा नदी के द्वारा अपवाहित आसपास की भूमि के क्षेत्र में बाजरा, गेहूं और तिलहन की पैदावार होती थी। नगर में स्वच्छ पानी के सोते थे और फलों के उद्यान भी थे। तो करंजा नदी के द्वारा अपवाहित आसपास की भूमि के क्षेत्र में इस बरीद शाही वंश में बीदर में बाजरा, गेहूं और तिलहन की पैदावार होती थी और नगर में स्वच्छ पानी के सोते थे, सोते अर्थात तालाब और नहर, जबकि फलों के उद्यान भी काफी मात्रा में थे। तो यह तो था वरीद शाही वंश बहमनी साम्राज्य का। इसके बाद हम लोग देखेंगे इमाद शाही वंश और फिर निजाम शाही वंश को। छोटे छोटे वंश हैं और इसके बाद यह जो बहमनी साम्राज्य है समाप्त हो जाएगा और हम लोग चलेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की ओर। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में निजाम शाही और उसके बाद इमाद शाही वंश की ओर। तब तक नमस्कार।